बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हम आपको राइस के LMD कैट में खुशामदीद कहते हैं। और बच्चों, मैं मोहम्मद सजाद हुसैन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और तकरीबन 14-15 साल से मैं फ़िज़िक्स टीच कर रहा हूँ। और मैं आपको जो MD कैट 2020 होगा उसके लिए आपको ट्रेन करूँगा फ़िज़िक्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो फ़िज़िक्स आप इससे पहले स्टडी कर चुके हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयार की है, जिसके लिए आपके पास 3 तरह का पैटर्न होता था पेपर का। MCQs भी होते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करना होता था। 85 में से 17 मार्क्स के MCQs हुआ करते थे, बाकी पोर्शन आपको पता है सब्जेक्टिव था। अब यहाँ पर ये डिफरेंट है। अब आपने अगर वही पैटर्न जो कि मोस्ट प्रोबेबल रिपीट होगा कि आपने 40 MCQs ही करने हैं, मतलब आपको किसी किस्म की अब क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ़िज़िक्स को क्रैम करें। इस सेंस में ये ज़रा आसान है कि आपको अब क्रैम नहीं करना। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इस सब्जेक्ट के हवाले से आपको चाहिए होगी वो है आपको अप्लाई करना आना वो ज़रूरी है कि आप किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करना है। यानी फ़िज़िक्स बुनियादी तौर पर आप लोगों ने FSE में पढ़ी है, कई बार उसको रिपीट भी किया है। सिर्फ आपने अपना मोड चेंज करना है इस बार कि आप जो कुछ आप इससे पहले पढ़ चुके हैं अब आपने उसको अप्लाई किस तरीके से करना है। जो बच्चा अप्लाई करना सीख जाता है बुनियादी तौर पर वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है इस सब्जेक्ट के अंदर। अब हम बाकायदा तौर पर जो है सेकेंड ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये UHS का यूनिट नंबर 9 बनता है और आपकी FSC का बुक का चैप्टर नंबर 12 का पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स ने बुनियादी तौर पर जब ये लॉ प्रेजेंट किया था उस वक्त तक लोग फोर्सेस के बारे में फेमिलियर थे, लोग जानते थे कि चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है। कूलम की जो स्पेशलिटी है वो है कि कूलम्स ने बाकायदा तौर पर मैथमेटिकल फॉर्म प्रेजेंट की थी दुनिया के सामने कि अगर चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, जो इसने बाकायदा एक मैथमेटिकल फॉर्म में दिया था। बच्चों, हम जब भी FSC का हमारे सामने कोई चीज़ आएगी तो हम उसको बड़ा जल्दी क्विकली रिव्यू कर लेंगे। FSC से मुराद मेरी यहाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो हम उसको एक जल्दी से रिव्यू करके और अपने मेन कंसर्न की तरफ आएंगे, यानी MD कैट के MD कैट अब किस तरह होगा वो हमने किस तरीके से करना है। मैं बार बार अब बोर्ड वाले एस्पेक्ट से आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो MD कैट के हवाले से रहेगा कि अब आपने क्या करना है। जो कर चुके हैं आपको बेहतरीन लोगों ने, बेहतरीन टीचर्स ने पढ़ाया है इससे पहले, अब आपने उसको एक साइड पर रखकर अब ये सीखना है कि अब आपने इससे किस तरीके से निबरद आजमा होना है, किस तरीके से आपने अब फिज़िक्स को टैकल करना है जो आपके सामने MD कैट में आएगी। सो बच्चों, कूलम्स लॉ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ के बुनियादी तौर पर 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। पहला एस्पेक्ट है कूलम लॉ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से मुराद क्या होगा कि जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं 2 चार्जेस के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, और बच्चों ये भी MCQ के तौर पर याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ होल्ड्स फॉर पॉइंट चार्जेस, कि ये पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल होता है। यानी Q1 भी हम सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज है, Q2 भी पॉइंट चार्ज है। अब बैठ कर ये ना सोचते रहिएगा ये कौन से पॉइंट्स हैं, सर ने तो फुटबॉल जितने सर्कल बनाए हुए हैं और क्या पॉइंट रहे हैं। तो बच्चों ये इस वीडियो की प्रेजेंटेशन के लिए कि आपको ये क्लियर नजर आए। अदरवाइज Q1 एंड Q2 डू रिमेंबर दीज आर पॉइंट चार्जेस, और इनके दरमियान R सेपरेशन है। सेपरेशन हमेशा चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान से लेनी है। और जो बीच में मीडियम है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा
कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो ये कहलाता है कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस, कि अब इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी, जो कि मैक्सिमम फोर्स होती है, याद रखिएगा जब कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम या एयर हो, तो ये भी एमसीक्यू को याद रखिएगा कि वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान। तो फिर हम फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सेकंड है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसकी डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि डायरेक्शन किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं फार्मूले के अंदर। फिर इसके बाद डायलैक्ट्रिक्स, कूलम्स लॉ की डायलैक्ट्रिक फॉर्म से मुराद क्या होगा कि चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान अगर फ्री स्पेस ना हो, वैक्यूम ना हो, अदर देन फ्री स्पेस कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया जाए। ये भी ज़हन में रखिएगा, कंडक्टिंग मीडियम नहीं, इंसुलेटिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम कंडक्टिंग होगा तो चार्ज कंडक्ट कर जाएंगे या एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर जाएंगे या अवे हो जाएंगे, यानी अपनी इस पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, तो जिसकी वजह से डायलैक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ किया जाता है। फिर इस फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा जो इन चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। सो पहला देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस क्या होगा। आपको पता है इसकी स्टेटमेंट कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द two charges, and when we combine these two lines we will get the final formula for the Coulomb's law, which is equal to F equal K Q1 Q2 over R square. K is the proportionality constant which is given as 1/4 pi epsilon naught, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी आपके सामने गिवन है बच्चों। इसकी वैल्यू और यूनिट ये भी आपने एमसीक्यू के तैयार करनी है। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है, ये भी आपने एज एमसीक्यू याद रखनी है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, इनकी यूनिट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और इनके न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुनियादी तौर पर चंद एक एमसीक्यूज़ देखते हैं जो थोड़ा एफएससी से ऊपर के लेवल के होंगे, जो डिफरेंस होता है एफएससी और एमडी कैट के अंदर। इसमें ये आप जो K देख रहे हैं, K जो कि कूलम कांस्टेंट है, आपको पता है कि आपकी बुक में इसका कंपैरिजन भी किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन किया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो एक और कांस्टेंट जो इन्वॉल्व होता है वो होता है G, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बुनियादी तौर पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर यूज़ किया गया है। सो इस कैपिटल G का और अगर K का कंपैरिजन थोड़ा सा आपने देखना है कि जो K की वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ, याद रखिएगा ये सिर्फ फ्री स्पेस में यूज़ कर सकते हैं, यानी K की जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है आप सिर्फ इसको फ्री स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर चार्जेस के दरमियान आप मीडियम चेंज कर देंगे, फ्री स्पेस या वैक्यूम नहीं होगा, तो फिर आपने ये करना है कि K की वैल्यू भी चेंज करनी है, क्योंकि K मीडियम डिपेंडेंट है। यही एमसीक्यू याद रखेगा, K इज आ मीडियम डिपेंडेंट, वेयर एज G यूनिवर्सल कांस्टेंट या जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर हम यूज करते हैं, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्स में इसकी वैल्यू तमाम ऑब्जेक्ट्स, तमाम मीडियम्स में एक जैसी रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो कंक्लूजन क्या होगा, कूलम कांस्टेंट इज मीडियम डिपेंडेंट and its value is only for vacuum. This value can be used in vacuum only, whereas the capital G gravitational constant is a universal constant for all mediums. तो बच्चों ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं क्विकली उस चीज़ की तरफ कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर इन चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया। आमतौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एंट्री टेस्ट इससे पहले जो हमने ओल्ड पेपर्स देखे हैं, क्योंकि हम तकरीबन ये काम कुछ 7-8 साल से कर रहे हैं, तो इसके अंदर एमसीक्यू किस तरीके से डेवलप हो रहा है। अब मैं चंद एक एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ
और ये ज़हन में रखिएगा कि ये स्टडी ही एमसीक्यू की है, यानी आपने ज़्यादा फोकस करना है, उन पॉइंट्स को मेमोराइज करना है, उन पॉइंट्स को लिख लेना है आपने जो आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यूज़ के अंदर एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब ये बच्चों कुछ सैम्पल एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें सबसे पहले ग्राफिकल शेप है कि ग्राफिकल शेप क्या होगी कूलम्स लॉ की। याद रखिएगा बच्चों, ये एग्जाम में आ चुकी है और यहाँ मैं 2 ग्राफिकल शेप्स डिस्कस की हैं और ये दोनों ही एग्जाम में आ चुकी हैं कि दोनों को किस तरीके से आपने देखना है। इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो क्या कि फोर्स, क्योंकि डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर। सो यहाँ पर 2 ग्राफ गिवन है, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और दूसरा ग्राफ जो गिवन है वो रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ गिवन है। अगर तो ग्राफ आपको दिए जाते हैं, 4 ग्राफ आपको दिए जाएंगे, उनमें से करेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ करेक्ट ही ड्रॉ किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर अगर ग्राफ आपको गिवन है फोर्स और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के दरमियान, तो फिर इसकी जो ग्राफिकल शेप होगी इट इज सिमिलर टू द शेप एज यू यूज इन बॉयल्स लॉ। जैसे बॉयल्स लॉ के अंदर एक शेप होती है, उसी तरीके से ये शेप बनेगी। इस शेप को हाइपरबोलिक कहा जाता है। बच्चों ये हाइपरबोलिक शेप कहलाती है, यानी हाइपरबोला आपका वैसे कंसर्न नहीं है, चंद एक चीज़ें एडिशनल बता दी जाती हैं, बस यूँ समझ लें कि बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। सम टाइम उसका एंट्री टेस्ट से कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, लेकिन बच्चा कंपैरिजन जब कर रहा होता है, फ़लाँ टीचर ने बताई थी, फ़लाँ ने नहीं बताया, तो ये थोड़ा सा है। सिर्फ ये आप अगर नाम याद रखना चाहे तो कर लें, ऐसा चीज़ें कभी एग्जाम में नहीं देखा। तो ये हाइपरबोलिक शेप है, इसको हाइपरबोलिक शेप कहा जाता है। तो इस तरह का ग्राफ आता है जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के दरमियान। लेकिन यही ग्राफ जब एंट्री टेस्ट में एक साल ये आ गया और नेक्स्ट ईयर जब ये ग्राफ दिया 1/r² के साथ। अब ये ध्यान में रखिए कि जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम इसको इस तरीके से जब पढ़ते हैं कि F प्रोपोर्शनल 1/r², अगर आप 1/r² को एक सिंगल नंबर के तौर पर ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/r² को x से रिप्लेस कर लूँ तो फिर F इनवर्स 1/r² नहीं बनेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से कर देखता हूँ तो ये F प्रोपोर्शनल x आ रहा है, यानी ये इनवर्स नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा। तो 1/r² को अगर यहाँ हम x के तौर पर ले लें कि ये 1/r², सिंपली अगर इसको हम यहाँ x से रिप्लेस कर लें तो फिर याद रखिएगा कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के साथ। फिर जो ग्राफ बनेगा डेट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों इस चीज़ का यहाँ सबसे ज़्यादा आपने ख्याल करना है कि अगर ग्राफ r² के साथ है तो हाइपरबोलिक शेप आएगी, और अगर ग्राफ 1/r² के साथ है देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब बाकी ऑप्शंस क्या होंगी वो आपने निगेट कर देनी है, ये वाली ऑप्शंस हैं ये करेक्ट ऑप्शन होंगी। तो बच्चों ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और जो आपने यहाँ करनी है, अब जो चीज़ मिस, यानी ये 2 इस तरीके से आ चुका है। अब बीइंग अ टीचर मैं सोचता हूँ कि पहले बच्चे को इस तरह दिया था, अब इस तरह दिया है, सो लेट्स क्रिएट सम डिफरेंस कि बच्चे को डिफरेंट चीज़ दी जाए। सो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ग्राफ दे दूं स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर, यानी ग्राफ दे दिया जाता है आपको स्क्वायर रूट्स के अंदर इस तरीके से, तो बच्चों फिर ये ग्राफ क्या बनेगा, फिर ये ग्राफ बनेगा स्क्वायर रूट f तो इसी तरीके से रह जाएगा। तो फिर आपको पता है कि 1/r² क्या बन जाएगा, डेट विल बिकम 1/r, यानी सेम ग्राफ जो f और 1/r² के दरमियान था वही ग्राफ आपका बन जाएगा किस किस के दरमियान, स्क्वायर रूट f और 1/r के दरमियान। ये ध्यान से देख लीजिएगा, यानी ये वो एस्पेक्ट है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। एंड एंट्री टेस्ट इज ऑलवेज समथिंग अबाउट न्यू। ये बहुत ही रेयर होता है
कि एमसीक्यूज रिपीट हो जाएं, 40 में से कोई एक या दो हद एमसीक्यू होता है कि प्रीवियस ईयर्स का रिपीट हो जाता हो, अदरवाइज बच्चों एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते, एवरी ईयर इट्स अ न्यू थिंग। तो ये ज़हन में रखिएगा कि 40 एमसीक्यूज आप लोग अपना माइंड सेट करके जाइएगा कि वही होंगे जो आपने ज़िंदगी में पहली बार देखे होंगे, ऑल दो वो इनसे सिमिलर होंगे, एस्पेक्ट्स यही होंगे, पॉइंट्स यही होंगे, कंसेप्ट यही होगा, लेकिन याद रखिएगा वो 40 एमसीक्यू आपने देखने लाइफ में पहली बार ही हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये ग्राफ स्क्वायर रूट एफ और 1/r के दरमियान अगर ड्रॉ किया जाए तो बच्चों वो भी यही शेप बनेगी, यही ग्राफ बनेगा। इसके बाद फिर जो एस्पेक्ट्स डिस्कस या यूज़ होता है कूलम्स लॉ के अंदर, वो फिर एक न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर अगर आपको वैल्यूज़ के साथ एमसीक्यू दे दिए जाते हैं। अच्छा, अब हमें पता होता है कि जी कूलम्स लॉ को हमारे से पूछता कूलम्स लॉ किस लिए यूज़ करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं जी फोर्स कैलकुलेट करनी होती है दो चार्जेस के दरमियान। अब अगले पेपर सेटर को भी पता है कि बच्चे को यही है कि जी फोर्स कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो आपको अगर एक हल्का सा इसमें एक शॉक आपको अगर दे जाता है कि फोर्स गिवन कर दे, फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे देता है 2 चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर having a force 0.36 Newton. One of the charge is 1 microcoulomb. Then what would be the value of the second charge? कि second charge की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों ज़हन में रखिएगा, लाजमी नहीं है कि अगर आपकी बुक में फोर्स ही कैलकुलेट है तो आपको पेपर में भी फोर्स ही कैलकुलेट करने को दी जाएगी। हो सकता है कि वो फोर्स को वहाँ गिवन कर दे और फार्मूलाए जो आपको गिवन है या फार्मूला जो आपको गिवन है उसमें से किसी एक फैक्टर को अननोन कर दे। फॉर एग्जांपल जो एमसीक्यू अभी मैंने आपके सामने बोला है उसमें क्या हुआ है कि फोर्स को गिवन कर दिया है और सेकंड चार्ज आपसे पूछा है, तो फिर बच्चों आपने इस तरीके से इसको फार्मूले को लिखकर इसको सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स आपकी कैलकुलेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने इसका आंसर कैलकुलेट करना है और इसका जो आंसर है वो 4 माइक्रोकूलम एट द एंड आपके पास आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है और ये हो चुका है कि फोर्स गिवन कर देता है या तो दो चार्जेस में से यानी Q1 Q2 में से किसी को अननोन कर देता है या फिर डिस्टेंस अननोन कर देता है कि डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाए। अच्छा बच्चों, इसके बाद मजीद जो एमसीक्यूज बनते हैं फिर वो है जो इसका सेकंड पार्ट है प्रोपोर्शनैलिटी का, यानी फोर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा बच्चों, तो अब ये f जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, इसको किस तरह यूटिलाइज करना है, इसके ऊपर चंद एक एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ आपके सामने डिस्कस करने हैं वो देख लें कि दो चार्जेस हैं। याद रखिएगा ये हमेशा से पॉइंट चार्जेस होंगे, मैं कहूँ ना कहूँ आपने माइंड में रखना है दीज आर पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, और फर्ज कर लें वो आपको कहता है कि इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स F1 है। इसके बाद अगर इन चार्जेस के दरमियान सेपरेशन डबल कर दें और नई फोर्स F2 है, देन दीज टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर इन द रेशो क्वेश्चन मार्क, कि वो आपसे पूछता है कि F1 और F2 के दरमियान जो फोर्सेस है रेशो की फॉर्म में क्या होगी। और बच्चों एक और जो बड़ा जिसको हम कहते हैं कि एक किलिंग कंसेप्ट होता है, उसको ऐसा फिजिक्स के साथ तो नहीं रिलेट कर सकते, इसका जो अब्बा है मैथमेटिक्स, कि वो चीज़ आपको प्रोपोर्शनैलिटी में पूछने की बजाय इक्वालिटी के अंदर पूछ ले, तो याद रखिएगा कि दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे। मैं फिज़िक्स के साथ साथ, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है सिर्फ फिज़िक्स नहीं होता, कैलकुलेशंस भी बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं, तो याद रखिएगा हमारा कंसर्न दोनों चीज़ों पे होगा। यानी कुछ चीज़ें मैं आपको फिज़िक्स भी यहाँ एक्सप्लेन किया करूँगा, साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो मैथमेटिकली उनको सॉल्व किस तरह करना है। तो बच्चों मैं ये एक सैम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक एमसीक्यू अब ये सॉल्व करने जा रहा हूँ कि जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी सॉल्व करनी है दो चीज़ों की तो किस तरीके से करना है, और जब इक्वालिटी करनी है तो किस तरीके से करना है। तो बच्चों पहले देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी बच्चों सॉल्व करनी है तो आपने इसी तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिख लेना है।
फार्मूला अप्लाई कर दें के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर रेशो के Q1 Q2। अब क्योंकि Q1 Q2 तो दोनों में वही है, तो वो तो वहाँ एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे। डिस्टेंस का फ़र्क है तो जहाँ डिस्टेंस का फ़र्क है वो कर दें। वहाँ r था, F2 में 2r है, तो यहाँ 2r का स्क्वायर में लिखने लगा हूँ, 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है k की कैंसिलेशन हो जाएगी, ये कैंसिलेशन r स्क्वायर, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:1/4, यानी फोर्स 1/4 रह जाएगी पहले से। और आपको पता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 4:1, यानी द करेक्ट आंसर will be F1:F2 is 4:1। और याद रखिएगा सम टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है MD कैट के अंदर। बच्चा एक जिस वक्त परेशान होता है तो एक ऐसे फ्रेम में चला जाता है कि उसको साइकोलॉजिकली लग रहा होता है कि 1 चूंकि पहले है और 2 बाद में है तो F1:F2 ही पूछेगा, नहीं, ये उसकी एक अपनी तरफ से असम्पशन होती है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा भी हो सकता है कि F1:F2 ना पूछा हो, स्टेटमेंट के अंदर गिवन हो F2:F1। अब आपने आंसर इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लेना है, और आपका आंसर जब आ रहा होगा 4:1, तो याद रखिएगा ये F1:F2 है। अगर इसी रेशियो को हम रिवर्स कर दें F2:F1, तो याद रखिएगा ये आंसर फिर 4:1 नहीं होगा, फिर आपको पता है ये आंसर क्या बन जाएगा, जी वेरी गुड, ये बन जाएगा 1:4। अब यही चीज अगर इक्वालिटी के अंदर बच्चा लिखता है, इक्वालिटी के अंदर इसी चीज को उसने जब सॉल्व कर लेना है, उसको लगना है F1 4 F2 1, इक्वालिटी के अंदर लिखता है। इक्वालिटी में वो कैसे इसको प्रेजेंट कर देता है, वो कर देता है 4F1 इक्वल 1F2 जी। अब इसको जरा फिजिकली चेक करें कि दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा है। ये डिस्टेंस कम है, ये फोर्स ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस डबल कर दिया है, यानी फोर्स 4 गुना 4 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब कि F2 4 गुना कम है F1 से, या F1 4 गुना 4 टाइम ज्यादा है F2 से। इस स्टेटमेंट को देखें, ये स्टेटमेंट क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट बता रही है F2 इक्वल 4 टाइम्स ऑफ F1, यानी F2 4 गुना ज्यादा है F1 से। तो क्या बच्चों ये कंसेप्चुअली करेक्ट है? F2 तो 4 गुना कम है F1 से, लेकिन अगर आप इसी तरीके से फॉलो करके लिख देंगे तो याद रखिएगा ये गलत हो जाता है। तो जब आप किसी चीज को प्रोपोर्शनैलिटी में सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर तो वो एज इट इज जो आपका आंसर आता है वही होता है, लेकिन एक आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि अगर आपका आंसर जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं है, इक्वालिटी के अंदर दी हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये काम करना है कि फिर आपने इसको क्रॉस करके लिखना है इस तरीके से। यानी कैसे, ये आपके पास बन जाएगा 4F2 इस तरीके से, ये 4F2 इक्वल 1F1, एंड डू रिमेंबर इट्स रॉन्ग, इट्स करेक्ट। यानी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का जो आंसर आता है वो प्रोपोर्शनैलिटी में अगर आपको ऑप्शंस हैं तो वो करेक्ट है, लेकिन अगर नीचे ऑप्शन प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं है, इक्वालिटी के अंदर दिए हुए हैं, तो फिर बच्चों ये ट्रिक याद रखिएगा, फिर और कुछ नहीं सोचना, फिर आपने सिंपली इस तरीके से क्रॉस करना है, यानी F2 के नीचे F1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख लेनी है और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब कूलम्स लॉ के जो सेकंड फॉर्म है, अब हम उसके ऊपर देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हमने उसको प्रिपेयर करना है। ये कहलाती है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आपको मालूम है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इससे पहले हमने
सिर्फ ये देखा है कि इस मैथमेटिकल रिलेशन से, जो ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहा है, इस मैथमेटिकल रिलेशन से फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। डायरेक्शंस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए 3 डायरेक्शंस होती हैं, या वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जी एक्सिस के अलॉन्ग, या कोई प्लेन होगा जो कि फिर कम्बिनेशन होगा एक्स वाई जी वगैरह का, या स्पेस होगी तो फिर तीनों आ जाएंगे, एक्स वाई जी तीनों आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब आपने डायरेक्शन एक्सप्लेन करनी है, सिंपली अगर तो फोर्स एक्ट कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आपने यूनिट वेक्टर आई यूज़ कर लेना है। फोर्स की डायरेक्शन अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो आपने यूनिट वेक्टर जे यूज़ कर लेना है, और अगर फोर्स की डायरेक्शन अलॉन्ग जी एक्सिस है तो फिर बच्चों के आ जाएगा। तो जस्ट आपने और कुछ नहीं करना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, इसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व करनी। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल सपोज कर रहा हूँ 2 पॉजिटिव चार्ज की, कि Q1 और Q2 फर्ज कर लें अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये किस डायरेक्शन में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। 2 सिमिलर चार्जेस का हिसाब और 12 साल के बाद शादीशुदा जोड़े का हिसाब एक जैसा ही होता है, इसी तरीके से रिपेल करते हैं। Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, हम फर्ज कर लें कि ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F21 है। याद रखिएगा 1 से 2 की तरफ है, लेकिन इसको 2-1 लिया जाता है, और जो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो R21 है। इसी तरीके से Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इस डायरेक्शन को हमने यूनिट वेक्टर R12 से रिप्रेजेंट किया हुआ। तो F21 डायरेक्शन के साथ यानी वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से F12 इसी तरह आ जाएगी हमारे पास। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। सो बोथ यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसी तरीके से ये फोर्सेस भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। यानी अगर मैं इन्हें वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखता हूं तो इसको कहते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि ये है कूलम्स लॉ, लेकिन इन 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है ये इसी तरीके से हम लिख सकते हैं जिस तरीके से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। अब ये कंक्लूजन है, द फोर्स अप्लाइड बाय द 2 चार्जेस ऑन ईच अदर इज अ म्यूचुअल फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल बच्चों आप हम MCQ नंबर 4 अगर देखें, MCQ नंबर 4 में आपको 2 चार्जेस नजर आ रहे हैं, एक +Q और एक -3Q। फॉर एग्जाम्पल आपको पहला MCQ दिया जाता है कि कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अब बच्चा क्या होता है, जो जिन्हें ज़रा अच्छे से फिज़िक्स आती है वो तो इसका प्रॉपर जवाब दे लेते हैं, कुछ लोगों को फिज़िक्स चिड़ी होती है, या उन्होंने सिर्फ जो डायग्राम है, जो सामने एक चीज़ मौजूद है उसको देख कर ही बस रिप्लाई कर देना होता है। उन्होंने देखना है 3Q तो बहुत बड़ा है, Q छोटा है, सो 3Q ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा Q पर। याद रखिएगा ये जो म्यूचुअल फोर्स का मतलब है, म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि जब आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने Q1 की फोर्स Q2 पर कैलकुलेट करनी है, तो आपने +Q फिर 3Q अप्लाई करना है। अगर आपने 2 की 1 पर करनी है तो बच्चों चार्जेस तो फिर भी वही हैं, Q ही और 3Q ही आना है, सिर्फ प्लेस आगे पीछे हो सकती है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो इस बात ज़हन में रखिएगा कि ये दोनों चार्ज हमेशा जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी 3Q Q पर जितनी फोर्स अप्लाई करेगा Q भी उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा। यानी ये नहीं है कि 3Q की फोर्स ज़्यादा होगी Q से, बोथ विल अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। सो दोनों की फोर्स इक्वल होगी, और इसी से फिर हम एक नेक्स्ट MCQ डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है फोर्स ऑन 3Q, कि 3Q की फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। अब बच्चों इसकी ऑप्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये दे सकता है द फोर्स, जो करेक्ट आंसर हो
द फोर्स इज टुवर्ड्स प्लस क्यू, के प्लस क्यू की डायरेक्शन में होगी। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, या वो आपसे नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस में अगर पूछ लेता है तो फिर आपने बच्चों इसको ड्रॉ कर लेना है। फिर आपको पता है कि एक टिपिकल जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नस वे, यानी नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट के लिए। तो फिर ये डायरेक्शन देख लें, ये डायरेक्शन किस तरफ है, ये टुवर्ड्स वेस्ट है। तो ये ऑप्शंस के मुताबिक होगा। अब ये टुवर्ड्स प्लस क्यू भी हो सकता है और ये टुवर्ड्स वेस्ट भी हो सकता है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगर फोर्स पूछ ली जाए प्लस क्यू पर, तो फिर 3Q इस पर किस डायरेक्शन में, आपको पता है ये माइनस है वो प्लस है, तो ये इसको अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो फिर फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स 3Q। या अगर नॉर्थ वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये डायरेक्शन किस तरफ बनेगी, टुवर्ड्स ईस्ट बनेगी। बच्चों वही बात है, दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स तो इक्वल अप्लाई करते हैं, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होती है। और इसके बाद हमारे पास अब आ जाती है कूलम्स लॉ की डाइलेक्ट्रिक फॉर्म। डाइलेक्ट्रिक फॉर्म मतलब चार्जेस वही हैं, वही Q1 है, वही Q2 है, वही सेपरेशन है, सब कुछ है, यानी ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि चार्जेस वही हैं, उनके दरमियान सेपरेशन भी वही है, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है। अब मीडियम कहाँ पर था, मीडियम बच्चों इस फैक्टर के अंदर मीडियम था, सिर्फ इसको चेंज कर देना। अब मैं फोर्स ले रहा हूँ कि इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स अगर F प्राइम है तो वो F प्राइम इस मीडियम के साथ है। पहले फ्री स्पेस था तो हमने यहाँ परमिटिविटी फ्री स्पेस की यूज की थी। परमिटिविटी मतलब परमिशन, यानी वो मीडियम कितनी परमिशन देता है एक चार्ज को कि वो फोर्स अप्लाई कर ले दूसरे चार्ज पर, तो ये परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी उस मीडियम की होगी जो आपने प्लेस करना है दो चार्जेस के दरमियान। अगर फॉर एग्जांपल इन्हीं दो चार्जेस को डिप कर दें हम किसी बीकर के अंदर, फर्ज कर ले वाटर बीच में आ जाएगा, तो अब यहाँ जो परमिटिविटी आपने यूज करनी है वो वाटर की करनी है। बस बच्चों ये फर्क है इन फ्री स्पेस में और डाइलेक्ट्रिक के साथ कि ये वैल्यू जो है ये अब उस मीडियम की होगी जो मीडियम आपने इंसर्ट करना है। अब देखिए कूलम्स लॉ क्या फॉर्म अटेन कर लेगा। यह एक और टाइप है जो परमिटिविटी की डिस्कस की है जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बुनियादी तौर पर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अदर देन एयर, यानी कोई भी मीडियम है उसको रिलेटिव टू एयर ही एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम वाटर की परमिटिविटी एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसको एयर के टाइम्स में बताते हैं कि वाटर की परमिटिविटी एयर से तकरीबन 76 टाइम्स है, या अमोनिया की एक्सप्लेन करते हैं तो वो 22.5 है ऑफ एयर, यानी एयर के रिलेटिव ही एक्सप्लेन की जाती है। तो ये रिलेशन बन जाता है रिलेटिव परमिटिविटी का, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। और यहाँ से जो इस मीडियम की परमिटिविटी आ जाती है वो ये वैल्यू अटेन कर लेगी। ये वैल्यू अगर अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर हमारे पास कूलम्स लॉ ये बन जाता है। और इसका कंक्लूजन ही बच्चों याद रखिएगा कि जो न्यू फोर्स होगी दो चार्जेस के दरमियान वो रिड्यूस हो जाती है। कितनी रिड्यूस हो जाएगी, जितनी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। यानी अगर वाटर यूज कर रहे हैं और वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 76 टाइम्स है तकरीबन, तो ये 76 टाइम्स कम हो जाएगी। अमोनिया यूज कर रहे हैं जिसकी परमिटिविटी अगर 22 के करीब है तो ये 22 टाइम्स करीब कम हो जाएगी। तो बस यही इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपने ध्यान में रखना है कि जो फोर्स है मैक्सिमम फोर्स वो एग्जिस्ट करती है दो चार्जेस के दरमियान जब उनके दरमियान मीडियम फ्री स्पेस हो, अदरवाइज फोर्स हमेशा कम ही होगी एज कंपेयर टू इन फ्री स्पेस।
और उसकी वजह क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की हमेशा या 1 के इक्वल होगी, वो फ्री स्पेस के लिए, या 1 से ग्रेटर होगी। तो ये एक रिलेशन एमसीक्यू में बच्चों ज़हन में रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा इक्वल या ग्रेटर देन 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू यूनिटी से कम नहीं होती। और आपको फिर मैथमेटिक्स का असूल पता है कि अगर ये फैक्टर हमेशा 1 से ग्रेटर होगा तो एफ प्राइम हमेशा एफ से लेस रहेगी, यानी फोर्स हमेशा रिड्यूस हो जाती है दो चार्जेस के दरमियान जब भी उनके दरमियान अदर देन फ्री स्पेस कोई और मीडियम इन्वॉल्व किया जाता है। थैंक यू बच्चों।